वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर का मतलब क्या होता है। मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। दैट मीन्स आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं, चाहे वो टेबल है, चेयर है, ह्यूमन बींग्स हो गए, वाटर हो गया, फूड हो गया, प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज, ये सब मैटर है। राइट। अब समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब इसको हम सबसे पहले एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। लेट्स से कि हमने बीकर में 500 ml ऑफ वाटर लिया, राइट। उसमें हमने ऐड किया सॉल्ट। लेट्स से हमने 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को ऐड किया। उसके बाद हमने उसे स्टर किया। तो डिसॉल्व करने के बाद क्या हुआ कि जब हमने दोबारा वॉल्यूम चेक किया वाटर का, तो वो हमें 500 ml ही मिला। अब ऐसा क्यों? हमने तो उसमें 20 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाला, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए बट नहीं बढ़ा। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब वाटर पार्टिकल्स में कुछ स्पेसेस हैं जिसमें कि सॉल्ट एकोमोडेट हो गया, राइट। सो दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। Now, second characteristics is that particles of matter, they are continuously moving. Continuously moving का मतलब है कि जो particles होते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते रहते हैं। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी? फास्टर हो जाएगी। दैट मीन्स कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हम बोलते हैं जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर हम गरम खाना, कोई भी गरम खाना होता है, जब आप उसे खाने बैठते हैं तो आपको किचन से ही दूर से ही स्मेल आ जाती है हॉट सिजलिंग फूड की। बल्कि वही खाना अगर ठंडा होगा तो उसकी स्मेल इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं करती। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और दूसरी प्रॉपर्टी है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मतलब है? दैट इज जब हम कहते हैं सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं, लेट्स से सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि उन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है, राइट। अगर हमें उस सब्सटेंस को ब्रेक करना है, लेट्स से मुझे सॉलिड को ब्रेक करना है, तो मुझे उस फोर्स को, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब मुझे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे पास लेट्स से कि चौक का पीस है और एक तरफ मेरे पास एक आयरन नेल है, तो किसको ब्रेक करना आसान होगा? चौक को ब्रेक करना आसान है, राइट। और आयरन नेल में क्या करना होगा? मुझे हैमर से बहुत ज्यादा उस पे फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक करे, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। दैट मीन जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स कर होता है वो डिफर करता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। दैट मीन्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है दे अट्रैक्ट ईच अदर। Now, the fourth characteristic is that particles of matter are very, very small. बहुत छोटे होते हैं particles of matter. इसको भी एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, इसमें हमने बीकर में आप ये देख रहे हैं कि पर्पल कलर, पर्पल कलर क्या है? बेसिकली पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन है। पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन इज KMnO4। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन, जो कि पर्पल होता है कलर में। इसके लिए एक्टिविटी जो है उसमें क्या करना है, हमने एक 100 ml का वाटर लेना है एक जार के अंदर, उसमें हमने थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया। देन अब जो हमने उसमें डिसॉल्व किया जब उसको, तो क्या हुआ? उसका कलर चेंज हो गया, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप आपने देखा, इसमें कलर चेंज हो गया। अब कलर जब चेंज हुआ, इसमें से अब हमने क्या किया? फिर 10 ml लिया और अब दूसरे वाले बीकर के अंदर डाल दिया जिसमें प्लेन वाटर था।
राइट, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब फिर हमने इसमें से 10 ml लिया और फिर हमने नेक्स्ट बीकर में डाल दिया, और फिर सेम चीज हमने नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट स्टेप में रिपीट करी। अब यहाँ पे आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कलर जो है वो धीरे धीरे फेड आउट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कलर बहुत डार्क है, देन जैसे ही हमने नेक्स्ट बीकर को देखा उसमें कलर थोड़ा लाइट हो गया, देन थर्ड केस में और लाइट हो गया, एंड फोर्थ केस में वो बहुत ही कम हो गया। राइट, सो इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं, दे आर मेड ऑफ मिलियन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, राइट, विच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग द कलर इवन ऑन डाइल्यूशन। मतलब हम उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं और वो अपना कलर जो है वो इम्पार्ट करता जा रहा है। हर बारी जो है वो कलर मिल रहा है हमें, लेकिन कलर जो है वो, जो उसका शेड है वो कम होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। राइट, सो दिस इज what indicates that particles of matter जो है they are very very small. So अभी हमने चार properties देख ली, characteristics देखे of particles of matter. Now let's move on to the states of matter. तो states of matter का क्या मतलब है? States of matter मतलब solid, liquid और gases। ये आप अपनी previous classes में भी पढ़ चुके हैं, solid, liquid and gases। इनके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अभी तक अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है, सो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो सॉलिड में आप जैसे अरेंजमेंट यहाँ देख रहे हैं, सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड है। सो दैट इज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इनके बीच में जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम स्पेसेस होते हैं। सो ड्यू टू दिस they have a definite shape, right? And they have definite volume. सिमिलरली आप लिक्विड के केस में देख रहे हो, जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे हैं, राइट, और गैसेस के केस में पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। सो दैट मीन्स जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस के केस में वो बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में के बीच में जो लिक्विड के केस में है वो थोड़ा कम है, लेकिन सॉलिड के केस में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया, दैट स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पॉइंट था, दैट इज कि दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन केस ऑफ सॉलिड, और जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं लिक्विड में, लेकिन गैसेस के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में वो लीस्ट मिलेगा गैसेस के केस में, एंड सबसे स्ट्रॉन्ग मिलेगा सॉलिड के केस में। राइट, नाउ सेकंड इज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, उसका शेप डेफिनेट है। लिक्विड के केस में दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, whereas गैसेस के केस में भी दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप, राइट, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो ड्यू टू दैट स्ट्रक्चर द शेप इज डिफरेंट। राइट, अब आते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट विच सेज अबाउट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के केस में आप देखो, सॉलिड में जो वॉल्यूम होता है दैट इज दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, whereas लिक्विड के केस में ऑल्सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन गैसेस में दे डोंट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। राइट, नाउ कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी देखते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि उनको कंप्रेस करना मुश्किल है। क्यों कंप्रेस करना मुश्किल है? क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो बिल्कुल बहुत कम है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इट इज हार्ड टू कंप्रेस। वेराज लिक्विड के केस में थोड़ी डिफिकल्टी के साथ हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस जो होती हैं दे आर इजिली कंप्रेसिबल। सो इस कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस की ये वाली जो प्रॉपर्टी है, बिकॉज दे आर इजिली कंप्रेसिबल, उसी की वजह से हम देखते हैं कि सिलेंडर्स में हम एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं हमारे पास, देन सीएनजी गैसेस होती है, सीएनजी के सिलेंडर्स है मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड ऑल्सो जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं जो हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, दैट आर ऑल्सो फिल्ड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। राइट, सो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। ऑल्सो एक क्वेश्चन आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में
जो डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. सो सॉलिड्स के केस में मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, whereas लिक्विड के केस में थोड़ा मीडियम होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वी डिस्कस्ड, एंड गैसेस के केस में हमको लोएस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मिलेगा. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट का क्या मतलब है? लेटेंट हीट मतलब होता है हिडन हीट, राइट. इसका मतलब अभी आपको और क्लियर हो जाएगा. सो हिडन हीट मतलब पहले समझते हैं कि लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या है. सो हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. नाउ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, राइट. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा, दैट इज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. सो जो एनर्जी हम सप्लाई करेंगे टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एक हिडन हीट है. अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. देखिए यहाँ पे हमने इस डायग्राम में देखिए हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए हुए हैं, उस आइस को हमने बीकर में रखा है और बर्नर नीचे लगा दिया. सो बर्नर से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक साथ साथ आप ग्राफ को भी चेक कीजिए. अब अभी आइस जो है वो सॉलिड स्टेट पे है, राइट. सो यहाँ पे एक फेज आएगा जब आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू होगी. सो दैट मीन्स जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो राइज नहीं करेगा, सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, क्योंकि वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो यूज हो रही है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आइस पार्टिकल्स, राइट. उसको ब्रेक करेंगे तभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे. सो वो हीट कहाँ यूज हो रही है? वो स्टेट चेंज में यूज हो रही है, क्योंकि सॉलिड जब मेल्ट होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा. सो दैट मीन्स यहाँ पे हिडन हीट है, राइट. सो अब दो तरह की लेटेंट हीट होती हैं. फर्स्ट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो अभी हम यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइस जो है वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ रही है, राइट. सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, राइट. ये आपको ध्यान रखना है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. सो अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? सो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है. सो दैट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट. सो अभी तक आपने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है. लेटेंट हीट हम बोलते किसको है? हम अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप उसको आप डिफाइन कर सकते हैं. एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है, राइट. अब हम आगे देखते हैं इसी चीज इसी एक्टिविटी को आगे देखते हैं. अब यहाँ तक तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, राइट. सो मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे हमने देखा वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. अब जब इसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो यहाँ देखिए सेकेंड डायग्राम में कि ये लिक्विड बन चुका है, राइट. अब ये लिक्विड का बार चल रहा है, ये वाला बार मैं रेड कलर से इंडिकेट कर देती हूँ. सो ये अब लिक्विड को जब हम हीट कर रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर जो है वो हीट करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, राइट. सो अब यहाँ पे स्टेट चेंज दोबारा होगा, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होगा, राइट. सो अब जो सेकेंड टाइप ऑफ लेटेंट हीट होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो वेपराइजेशन क्या हुई? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस. सो यहाँ पे लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये ध्यान रखना है. यही मेन डिफरेंस है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर. और ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा. तो जो आपके यूटीज होते हैं उनमें आपको एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, राइट. अब यहीं पे हम समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है. जैसे हमने पहले देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अब हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर जहां पे लिक्विड जो है वो बॉइल होना स्टार्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड
बॉइलिंग पॉइंट, राइट। नाउ यहाँ पे, अब आपने देखा यहाँ पे अगेन जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब टेम्परेचर कब बढ़ना शुरू होगा, जब ये गैस में कन्वर्ट हो गया, मतलब स्टेट चेंज हो गया, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन हो गया, राइट। सो दिस इज अबाउट लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या है? ऐसी हीट एनर्जी जो कि हम सप्लाई करते हैं ताकि सब्सटेंस का जो स्टेट है, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में, वो चेंज हो, दैट इज द हीट, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। और ये एक हिडन हीट होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन में भी स्टेट का चेंज हो रहा है, लेकिन सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। सो बेसिकली सॉलिड से वेपर में चेंज हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, राइट। अब जब आप वेपर को कूल कर लेंगे, तब वो वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे डेपोजिशन। सो द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस इज सब्लिमेशन, गैस टू सॉलिड इज डेपोजिशन, राइट। सो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें सब्लिमेशन होती है? जैसे हमने कैम्फर, कैम्फर होता है, कपूर बोलते हैं इसे हिंदी में, जो कि आप पूजा में यूज करते हैं। देन कैम्फर हो गया, देन अमोनियम क्लोराइड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है नेफ्थलीन बॉल्स का। नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है, नेफ्थलीन बॉल्स मतलब छोटी व्हाइट कलर की बॉल्स होती हैं जो कि घरों में कपड़ों को स्टोर करने के लिए यूज करी जाती हैं। सो उसका, उसमें क्या होता है, उनका कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। अब इससे रिलेटेड हम एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें आप ये दोनों प्रोसेसेस देखेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक की ही एक्टिविटी है। अब इसमें हमने क्या किया है, चाइना डिश में हमने, ये हमारे पास चाइना डिश है, इसके अंदर हमने कैम्फर ले लिया है। इस कैम्फर को हमने एक इन्वर्टेड फनल से ढक दिया। इसके ऊपर हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया ताकि जो वेपर्स हैं वो बाहर ना जाए, फनल से बाहर ना जाए। इसको हम हीट कर रहे हैं थ्रू बर्नर। अब जब हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमने देखा कैम्फर में सब्लिमेशन होती है, इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो दैट मीन्स जो सॉलिड है वो सीधा गैस इसमें वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि वेपर्स एस्केप आउट नहीं कर सकते, तो वेपर्स जब कूल हो जाएंगे, सो यहाँ पे देखो फनल के साथ साथ वे कैम्फर जो होगा हमारा, वो वेपर्स के फॉर्म के बाद, कूल होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सो दैट इज वेयर सब्लिमेशन क्या हुआ, जब हमने हीट किया तो सॉलिड से वेपर स्टेट में आ गया। डिपोजिशन क्या हुआ, जब हमने वेपर्स को कूल किया तो वो वापस से सॉलिड स्टेट में आ गया। सो दिस इज व्हाट सब्लिमेशन इज, राइट। नाउ हम देख लेते हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस में जो इंटर कन्वर्जन है स्टेट्स का, वो किस तरह से होता है। अब इसमें देखिए, हमने जो अभी देखा दैट इज सॉलिड से गैस के केस में, जब सॉलिड टू गैस जा रहा है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब गैस जो है दैट इज वेपर स्टेट से वापस सॉलिड में जो कन्वर्जन हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। लेकिन सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे हम फ्यूजन बोलते हैं, और यही चीज जब इन्वर्ट होता है दैट इज रिवर्स होता है, सो उसको हम बोलते हैं, जब लिक्विड से सॉलिड, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। सिमिलरली लिक्विड से जब गैसियस स्टेट में कन्वर्जन होती है उस प्रोसेस को वेपराइजेशन बोला जाता है। और जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। सो दिस इज स्टेट चेंज। So this is a flow chart to show the interconversion of states. Now let's move on to the next. Now the next topic that we are going to do is evaporation. Now evaporation का क्या मतलब है? So जब लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस। जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम वाटर साइकिल पढ़ते थे अपनी छोटी क्लास में, तो हम क्या देखते थे कि ओशंस में से, पॉन्ड्स में जहाँ बहुत सारा वाटर होता है, वो सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होता है और वेपर में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। सो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो टेम्परेचर जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। देन जैसे आप देखते हो कि समर्स में
जब आप कपड़े सूखने डालते हैं बाहर हम, तो सन की हीट से कपड़े जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उनमें से जो वाटर है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इवेपोरेशन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है। सो होता क्या है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस से वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं ताकि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो प्रेजेंट होते हैं लिक्विड के अंदर उसको आसानी से वेपर स्टेट में चेंज कर देते हैं। राइट, सो दैट इज इवेपोरेशन। अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो वो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज दी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, मतलब कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया है उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगा अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा है। राइट, जैसे कि आप देखेंगे कि जब हम कपड़े सूखने डालते हैं, अगर हम कपड़ों को स्प्रेड करके डालते हैं तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। जबकि आप उन्हें सिर्फ इकट्ठा करके रख देंगे तो कपड़े थोड़ा टाइम लेंगे सूखने में। दैट मीन्स जितना एरिया ज्यादा एरिया एक्सपोज होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। सिमिलरली सेकेंड फैक्टर इज दैट इज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। राइट, नाउ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, सो दिस इज ह्यूमिडिटी लो है तो इवेपोरेशन ज्यादा है। और विंड स्पीड, मतलब जितना ज्यादा विंड होगा उतना ज्यादा ही रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा। सो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स। नाउ इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करता है। इसका मतलब क्या है? इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि यूजुअली क्या होता है कि जब समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो घरों के बाहर या रूफ टॉप पे वाटर स्प्रिंकल करा जाता है। तो वो क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं ताकि जो सराउंडिंग्स है उनमें थोड़ी कूलनेस हो जाए। क्योंकि वाटर क्या करता है, वो अपने सराउंडिंग्स में से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और फिर जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है एंड इट कॉजेस कूलिंग। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन, जनरली जो क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, व्हाई? और दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन। सो रीजन आप यही बताओगे कि बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वाटर का, जिसकी वजह से जो सरफेस है वो जल्दी कूल होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या मतलब है, मतलब जो लिक्विड है वो वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है। राइट, नाउ इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब समर्स में यूजुअली जो अर्दन पॉट होते हैं उनको क्यों यूज किया जाता है पानी पीने के लिए? सो वो रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो पॉट है उसके अंदर बहुत स्मॉल होल्स होते हैं जिसमें कि वाटर जो है वो सीप करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो आसानी से इवेपोरेट होता है एंड ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो कूलिंग का इफेक्ट कॉज करता है। राइट, नाउ सिमिलरली एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? सो कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए, इसका रीजन क्या होता है? कॉटन सबसे पहली चीज वुड एब्जॉर्बर होता है स्वेट का, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। राइट, दूसरी चीज क्या है? कॉटन जो होता है, बिकॉज स्वेटिंग ज्यादा होती है ड्यूरिंग समर्स, सो इवेपोरेशन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, जब इवेपोरेट होगा स्वेट, सो इट विल कॉज अ कूलिंग इफेक्ट। सो कॉटन जो है इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट। राइट, एंड ऑल्सो इट एक्सपोजेस इट टू द एटमोस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। सो ये तीन चीजें हैं जिसकी वजह से कॉटन को प्रेफर किया जाता है समर्स। राइट, आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।